नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। देश में अनलॉक 1 चल रहा है। इसमें लगभग सभी छूट दे दी गई है। कुछ को आगामी 8 तारीख के बाद छूट मिल जाएगी, लेकिन बात कोरोना की करें तो पूरे देश में आधे आधे पर कोरोना है। यानी कि जितने एक्टिव केस हैं लगभग उतनी ही संख्या में लोग ठीक होने वाले भी हैं। यहां शहर में तो कोरोना कंट्रोल में है, लेकिन कोरोना के कदम जब से ग्रामीण इलाकों में पड़े हैं तब से एक नए खतरे की घंटी भी सुनाई दे रही है। यह खतरा इसलिए बड़ा लग रहा है क्योंकि एक तो ग्रामीण क्षेत्र, आबादी ज्यादा, तो इधर दूसरा संसाधन और सुविधाओं का टोटा। जी हां, ये गांव का हाल है आज के दौर में भी। ऐसे में क्या है गांव में कोरोना से लड़ने की तैयारी, आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा और बात। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत है सर आपका। एक मजबूत पैनल और साथ ही साथ तमाम जगहों के ग्राम प्रधान हमारे साथ आज इस पैनल में जुड़ने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। पहले एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना के कहर में शहर शहर से लोगों का कारोबार यही सोचकर गांव की ओर चला था कि घर के आंगन में इस आफत से राहत मिलेगी। घर की दहलीज महफूज रहेगी, लेकिन बीते दिनों से गांव देहात के गलियारों से कोरोना के जो आंकड़े आ रहे हैं उसने सबकी नींद उड़ा दी है। यानी जो स्थान सबसे महफूज माने जा रहे थे वहां अब कोरोना खतरे के निशान को छू रहा है। हालात ये हैं कि कोरोना के आंकड़ों में गांव का मौसम गुलाबी नहीं बल्कि डराने वाला है। ग्रामीण इलाकों के इन आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते 24 घंटे में बस्ती में 21 नए मामलों के साथ 267 केस हैं। देवरिया में 11 नए मामले और टोटल 111 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। मऊ में 16 नए मामलों के साथ आंकड़ा 49 जा पहुंचा है। चित्रकूट में 15 नए मामलों के बीच चिंता 53 केस होने पर है। बीते दिनों से बुलंदशहर जिले ने भी चिंता को बढ़ाया है। 19 नए मामलों के साथ आंकड़ा 167 जा पहुंचा है। अमेठी में 9 नए मामलों के साथ आंकड़ा 151 है। बाराबंकी में कुल 163 केस हैं। किसी भी रूप में किसी की भी जो है उपचार अच्छे से अच्छा हो और किसी की भी जान जानी नहीं चाहिए। कोशिश हमारी हर भरसक प्रयास होना चाहिए कि हम हर व्यक्ति का जो भी बीमार हो उसको जो है स्वस्थ करके भेजें और किसी भी रूप में किसी की जो है मृत्यु न होने पाए। बहरहाल कोरोना अभी तक गांव का रास्ता नहीं जान पाया था, लेकिन बीते कुछ दिनों से ये महामारी अब गांव का रुख कर चुकी है। कई जगह से आए आंकड़े चौंकाने वाले भी हैं और ये चिंता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि देश प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में बड़ी आबादी रहती है। ऐसे में सवाल यही है कि इस कहर से गांवों को कैसे बचाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। चलिए, बात आज ग्रामीण इलाकों की होगी। शहर शहर पर बात बहुत हुई, किस तरह की तैयारियां हैं इसको लेकर मंथन हो चुका है, लेकिन ग्रामीण इलाकों का रुख किया था शहरों से लोगों ने। महफूज इलाकों में पहुंचे थे लोग, लेकिन अब इन गांवों से जो आंकड़े आ रहे हैं वो डरा रहे हैं। चिंता बढ़ती जा रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुनील सिंह साजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अमित पुरी जी, नेता बीजेपी, विजेंद्र सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, और मुन्ना सिंह, उपाध्यक्ष ग्राम प्रधान संघ गोरखपुर, जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में। R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस चिंता के बीच के गांव को कैसे बचाया जाए? जी बिल्कुल। मुझे लगता है एक बार हम लोगों ने इसी मंच पर कहा था अभी कुछ दिन पहले ही कि अब लड़ाई का मैदान बदल गया। अब उत्तर प्रदेश के महानगर, या यूं कहिए उन महानगरों का शहरी इलाका जो कोरोना के प्रथम चरण में युद्ध का स्थल था, वो कोरोना के इस द्वितीय चरण में अब युद्ध का स्थल नहीं है।
अब वहां मारकाट लगभग थम सी गई। अब युद्ध का नया कुरुक्षेत्र है। मऊ, बस्ती, पडरौना, कुशीनगर, अंबेडकर नगर, कन्नौज, एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, जलालाबाद, हरदोई, शाहजहांपुर, करवी, बांदा, चित्रकूट, महोबा। झांसी शहर में समस्या नहीं है अब ज्यादा, जो मंडल मुख्यालय है, लेकिन करवी में है, तिंदवारी में है, बबेरू में है। ये शिफ्टिंग है, ये भौगोलिक विस्थापन है, कामगार का भी और कोरोना का भी, दोनों का ये भौगोलिक विस्थापन है जी। आप लखनऊ के आंकड़े उठाकर देखिए, उनको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करिए। जिसको हम और आप लखनऊ के रूप में जानते हैं वो लखनऊ शहर है, बिल्कुल, जिसमें हजरतगंज है, जिसमें गोमती नगर है, जिसमें विधानसभा का इलाका है, मुख्यमंत्री जी हैं, राजभवन है। अब कोरोना वहां लड़ाई नहीं लड़ रहा ना, अब वो लखनऊ के दूर दराज इलाकों में चला गया, जहां खेत है, खलियान है, भैंस बंधी है बाहर, वहां। और गोमती नगर में जितनी अच्छी व्यवस्था हो सकती है उतनी अच्छी व्यवस्था मोहनलालगंज में तो हो नहीं सकती, ये तो सब जानते हैं और सब मानते हैं। और जो ना माने उसको दृष्टिदोष। जितनी बढ़िया व्यवस्था वाराणसी शहर में हो सकती है उतनी बढ़िया व्यवस्था चंदौली में तो संभव नहीं ना। बिल्कुल। अब कानपुर के आंकड़ों को ले लीजिए। एक समय था, आज से 25 दिन पहले, एक महीना पहले मान लीजिए, कानपुर ने हाहाकार मचाया हुआ था, हाहाकार। इस कदर रॉकेट की तरह से आंकड़े भाग रहे थे कानपुर शहर में। अब कानपुर जो शहरी इलाका है वो थम गया, अब कानपुर देहात में बवाले जान है। तो इसलिए मैं कहता हूं ये कोरोना और व्यक्तियों का भौगोलिक विस्थापन हुआ, इसलिए कोरोना का भी भौगोलिक विस्थापन हो गया। तो मुझे लगा कि हम लोग पिछले 90 दिन से कोरोना पर चर्चा कर रहे हैं, इसी समय इसी मंच पर। जी बिल्कुल। अधिकांशतः उसी विषय पर चर्चा होती, वही विषय है जेरे बहस। और शहरों से लोगों को जोड़ते हैं, महानगरों से जोड़ते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। मुझे लगा कि उन लोगों को जोड़ा जाए इस शो में जिनके ऊपर ग्रामीण उत्तर प्रदेश में कोरोना से युद्ध की कमान है, जो हमारे सेनापति हैं। और वो सेनापति कौन है? वो गांव के प्रधान हैं। वो प्रधान है हमारे सेनापति इस लड़ाई में। तो आज की तारीख में अगर मुझसे कोई पूछे कि कोरोना के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोग कौन हैं, तो मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश के गांवों के प्रधान। उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। जमीन पर ग्राउंड जीरो पर लड़ाई उन्हीं को लड़नी है, उन्हीं की लीडरशिप में लड़ी जानी है। क्वारंटाइन सेंटर में दरी है कि नहीं है, पंखा है कि नहीं है, बल्ब लगा है कि नहीं है, पानी है कि नहीं है, साबुन है कि नहीं है, खाना ठीक है कि खराब है, कोई बाहर का आदमी आया उसकी सूचना कलेक्टर को मिली कि नहीं मिली, ये तमाम किस्म की जिम्मेदारियां या तो सीधे शासकीय तौर पर या जनप्रतिनिधि होने के नाते बिना शासकीय आदेश के भी ग्राम प्रधान के ही सिर हैं। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, जिन गांव के प्रधान सजग होंगे वो गांव कोरोना से जीत कर आएंगे, और जहां के प्रधान सजग नहीं होंगे इस कोविड-19 की लड़ाई कोई जिता नहीं सकता उस गांव में। इसलिए अब ये फोकस सारा शिफ्ट हो गया कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब से हटकर प्रधान पर। हमारे साथ मुन्ना सिंह है, उपाध्यक्ष ग्राम प्रधान संघ गोरखपुर। जी
मुन्ना सिंह जी, सबसे पहले आप ही से बात शुरू करूंगा। एक दौर था इसी कोरोना काल में जब मुझसे किसी ने कहा कि भाई साहब सब जगह कोरोना का मरीज मिल रहा है, गोरखपुर में ऐसी परमात्मा की कृपा है कि एक भी मरीज नहीं। वो दौर भी हमने देखा, लेकिन जैसे व्यक्तियों का विस्थापन हुआ, कोरोना का विस्थापन हो गया और वही हुआ जो सब जगह। गोरखपुर के ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना ने अपना फन फैला दिया। मुझे जरा जमीनी हकीकत बताइए, गांव की स्थिति क्या है, ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों की स्थिति क्या है, वहां किस ढंग की व्यवस्थाएं हैं और इस बड़ी महामारी से लड़ने के लिए किस स्तर की तैयारी है? मुन्ना सिंह। जैसे सर, गांव में हम लोग प्रधान हैं, प्रधान, गांव की आशा, आंगनबाड़ी, लेखपाल, सचिव, हम लोग कोरोना से युद्ध स्तर से लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जो भी प्रवासी मजदूर हैं वो अब हमारे गांव में आ चुके हैं। क्योंकि अब हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि जब मजदूर आते थे उनको स्कूलों में रहने की व्यवस्था, बिजली, पंखे, खाने की व्यवस्था, लोग डरते थे कि कोई उनके पास नहीं जाएगा। लेकिन हम लोग एक प्रण किए थे पूरे प्रदेश के प्रधान कि हम लोग कोरोना को हराएंगे। और हम लोग, जब लोग बाहरी प्रवासियों से डरते थे तब हम लोग उनको स्कूलों में क्वारंटाइन कराते थे और हम लोग बिना डरे अपने को सुरक्षित रखते हुए उनको खाने की व्यवस्था, उनको शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, उनको सोने के लिए चारपाई, बिजली की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था जिन स्कूलों में नहीं थे हम लोगों ने कराया। और देखिए अब तो सारे प्रवासी मजदूर, लगभग 95% मजदूर गांव में आ चुके हैं और हम लोग कोरोना को हरा के ही छोड़ेंगे। जी मुन्ना सिंह, एक चीज मुझे बताइए भाई, दो सवाल हैं छोटे छोटे। एक, आपका और एडमिनिस्ट्रेशन का यानी प्रशासन का तालमेल कैसा है, प्रधानों का और एडमिनिस्ट्रेशन का, तहसीलदार साहब का और प्रधान का, एसडीएम का और प्रधान का, कलेक्टर और प्रधान का? एक। दूसरा, मुझे बताइए क्या इस संकट से निपटने के लिए प्रधानों के पास कुछ वित्तीय अधिकार भी दिए गए हैं? दिए गए हैं, जैसे हम लोगों को गांव में सैनिटाइज कराना, मास्क उपलब्ध कराना, ये जैसे जो भी डिटॉल साबुन उपलब्ध कराना, उसके लिए हम लोगों को अधिकार मिले हैं कि गांव में जैसे कोई भी व्यक्ति भूखा न मरे उसकी हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, कोटेदार से गल्ला दिलवाते हैं। सरकार का सख्त आदेश है कि कोई भी व्यक्ति भूख से न मरे, कोई प्रवासी जो है खाने बिना न रहे। इसके लिए प्रशासन से लगातार हम लोगों को सहयोग मिल रहा है। जो लोग स्कूल में क्वारंटाइन किए गए थे उनके लिए सरकार ने पैकेट, राशन पैकेट की व्यवस्था की है, जिसमें आटा, चावल, मसाला, तेल, आलू सब कुछ है, उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। जो मजदूर जैसे आया है। मुन्ना सिंह जी, एक मिनट, अभी सरकार ने एक निर्णय किया कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, कि अगर कोई निराश्रित मिल जाए जिसके पास कोई कागज पत्र न हो, संकट में हो, और ऐसी 2-3 स्थितियां सरकार ने उसमें बताई हैं, तो ग्राम प्रधान उसको 1000 रुपया तत्काल दे सकता है। हाँ, उसका भी क्या उसका फंड आया है प्रधानों के पास? हाँ, वो हम लोग को आदेश है, हम लोग प्रशासनिक मद से उसको 1000 रुपया दे सकते हैं। आपातकाल स्थिति में कहीं कोई परेशान है, दिक्कत है, तो हम लोग दे सकते हैं, हमको अधिकार है वो। तो उसके लिए फंड आ गया ना आप लोगों के पास? हाँ, फंड तो हम लोगों के पास, जैसे प्रशासनिक मद तो हम अपने ग्राम निधि से ले सकते हैं, उसमें किसी के अनुमति की जरूरत नहीं रहती है। सरकार का निर्देश है कि जरूरत पड़ने पे और आप उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अब मेरे साथ दो उन दलों के नेता हैं जो विपक्षी दल है, एक बार उनसे भी बात कर लूं फिर भाजपा से पूछूं। सुनील सिंह साजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, एमएलसी। सुनील जी, आपने
ग्राम प्रधान संघ के उपाध्यक्ष को सुना, उन्होंने ग्राउंड की कुछ चीजें बताई। आप लोग भी ग्राउंड पर अपनी पार्टी से फीडबैक लेते होंगे, अपने गांव में अपने व्यक्ति से फीडबैक लेते होंगे जो आपका सिंपैथाइजर होगा। आपकी सूचनाएं क्या कह रही हैं? देखिए अमिताभ जी, जिस मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं जी, ये सच है कि आज की तारीख में असली लड़ाई गांव में ही शुरू हो गई, जो महामारी से लड़ना है। मैंने प्रधान जी को सुना है, मैं लगातार अपने क्षेत्र में उन्नाव में भी हूं और लोगों से लगातार संपर्क में भी हूं कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं भाई, उनको किस तरीके से क्वारंटीन किया जा रहा है, जिस सेंटर में रखा जा रहा है। ये सही है कि जो आपने कहा कि प्रधान ही अब हमारा सेनापति है गांव में जी, कोरोना के खिलाफ युद्ध करने के लिए, तो ये सच्चाई भी है। और प्रधान जो भी हैं वो सभी ईमानदारी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप भी इस बात को जानते हैं और मैं इस बात को आपकी डिबेट में स्वीकार कर रहा हूं कि प्रधानों के सामने अगर किसी चीज की कमी है तो वो अपने जो बड़े अधिकारी हैं, एसडीएम है या कलेक्टर है, उनसे वो कह नहीं सकते जी। अगर कहीं क्वारंटीन कराया गया, वहां बिजली नहीं है, तो प्रधान लोग अपने इंतजाम से कर रहे हैं। और कई क्वारंटीन सेंटरों का आया है, कहीं सांप निकल गया है, कहीं कोई पूछने नहीं आ रहा है, ये भी स्थितियां हैं जी। और सवाल आपने एक और बहुत अच्छा कहा कि अभी तो हम जिले गिन रहे हैं, थोड़े दिन में ब्लॉक गिनेंगे, गांव गिनेंगे, गांव में भी गली गिनेंगे, फिर घर घर गिनेंगे। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना अपना पांव पसार रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी 2 लाख क्रॉस कर गया है, तो कब 20 लाख हो जाएगा, कब 40 लाख हो जाएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं अमिताभ जी, क्योंकि कोरोना को जहां देश के प्रधान को रोकना चाहिए था, हमारे देश के प्रधान नहीं रोक पाए। अब गांव के प्रधान तो लड़ेंगे, वो लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन कोरोना शहरों से ही रुक सकता था, क्योंकि कोरोना आया जहाजों से जी। लेकिन जब 30 जनवरी को अमिताभ जी पहला पेशेंट केरला में मिलता है, तो हमारी देश के अंतरराष्ट्रीय फ्लाइटें नहीं रुकी जी। एयरपोर्ट पर क्वारंटीन नहीं कराया गया, क्योंकि उसके बाद ट्रंप का आगमन था, फिर होली थी, फिर मध्य प्रदेश की सरकार भी बीजेपी को गिरा करके अपनी सरकार बनानी थी। जब फैलने लगा, और उसके बाद भी मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, आखिर गांव तक कोरोना कैसे आ गया? गांव तक इसलिए आ गया क्योंकि जो प्रवासी मजदूर हैं, उनको लगा कि हम जहां हैं वहां सुरक्षित नहीं है, खाने का इंतजाम नहीं है, या इतना डरा दिया गया कि उनको लगा कि अब मरना है तो अपने घर जाके मरे। तब वो पैदल चले, साइकिल से चले, ट्रक से चले, ठेले से आए। ठीक है सुनील साजन, स्वाभाविक है व्यक्ति को ऐसे। ठीक है सुनील भाई, आएंगे आपके पास। मैं विजेंद्र सिंह के पास चलूं। सुनील साजन ठीक कह रहे हैं, जब भी भय की स्थिति ऐसी कोई महामारी की बनती है तो व्यक्ति को सबसे पहले अपना घर याद आता है। उसको लगता है कि चलो भाई कम से कम अपने नाते रिश्तेदार परिवार के बीच में रहे, जीना मरना फिर जो होगा वहीं देखेंगे। एक टिप्पणी करके मैं विजेंद्र जी के पास चलूंगा। जब भारत में मुंबई और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली से कोरोना उतरा, तो उस दिन मैंने एक ट्वीट किया। मैंने कहा ईश्वर न करे ये कोरोना बस और ट्रेन पर सवार हो, क्योंकि बस और ट्रेन पर सवार अगर हो गया तो समझ लीजिएगा ढलान पर गाड़ी और ब्रेक फेल। फिर सिर्फ हम क्वारंटीन सेंटर ही बना सकते हैं और विटामिन सी की गोली दे सकते हैं व्यक्ति को, बाकी सब हरि के हाथ। नियंत्रण का एक ही बिंदु था, एक ही दरवाजा था, देश के 4 महानगरों के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जहां अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आती थी। और कोरोना कब चुपके से ट्रेन के डब्बे में सवार हो गया बिना रिजर्वेशन, और कब कैसरगंज से चलने वाली बस में, बस्ती के लिए जो बस चलती उसमें बैठ गया, भगवान जाने। विजेंद्र सिंह, आज का विषय गांव में लड़ाई। कुछ बातें सुनील सिंह साजन ने कही, कुछ बातें मुन्ना जी ने कही,
कांग्रेस पार्टी भी अपने स्तर पर गांव में काम कर रही होगी, लोगों से मिल रही होगी, फीडबैक ले रही होगी, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। आपका फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन क्या कहती है, गांव में लड़ाई किस स्थिति में है अभी? देखिए आदरणीय अग्निहोत्री जी, गांव में लड़ाई बहुत आसान है जी, क्योंकि गांव में शहर की अपेक्षा ज्यादा संवेदनशीलता होती है, क्योंकि जो लोग बाहर से आए हैं वो उसमें कोई हमारा भतीजा है, कोई हमारा चाचा है, कोई हमारा लड़का है। और जो क्वारंटीन सेंटर की बात कर रहे हैं, प्रधानों से ज्यादा गांव के परिवार के लोग उनकी मदद कर रहे थे। जैसे हमारे ही गांव में 76 लोग आए थे बाहर से, बंबई और अहमदाबाद से, तो लोग अपने अपने परिवार के लोगों को भोजन करा रहे थे, उनको सुबह शाम देखने जा रहे थे कि उनका हौसला न टूटने पावे, क्योंकि उनको अलग रखा गया था 10-15 दिन तक जी। तो मेरे समझ से गांव में ज्यादा आसान है। और ये सवाल सरकार पर खड़ा करने का और नुक्ताचीनी करने का समय भी नहीं है। मेरे समझ से सबकी कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है कि हम इस महामारी से लड़ें, सारी पॉलिटिकल पार्टियों का और समाज के सारे वर्ग को मिलकर के सहमत। एक एक आदमी को मानवता बचाने के लिए, मान लीजिए हमारा भाई या हमारा भतीजा या हमारा चाचा जो बंबई, अहमदाबाद, राजस्थान से आया है, अगर उसे हम नहीं सुरक्षित कर पाए तो ये मेरा फेल्योर होगा, ये केवल योगी आदित्यनाथ जी का नहीं, पूरे समाज का फेल्योर होगा। ठीक बात है। और मैं मानता हूं कि शहरों के अपेक्षा, और मुझे वो आपका ट्वीट भी है, मैंने उस पर बहुत अच्छा आपने लिखा था, मैंने उस पर कमेंट भी किया था कि बहुत मुश्किल है ज्यादा संख्या में, क्योंकि सुविधाएं नहीं हैं। अब एक बात मुझे याद आती है, आप 89 के पहले देखिए कि हर न्याय पंचायत में कांग्रेस ने एक चिकित्सालय खोला था, चाहे वो आयुर्वेद का था या एलोपैथ का था, एक कानी हौद थी, एक पशु चिकित्सालय था। लेकिन आज 89 के बाद जो शहरीकरण बढ़ा, उसमें अस्पतालों का फोकस बड़े महानगर हो गए। उसकी दिक्कत हमें जिलों में दिखाई पड़ रही है कि चाहे वो हमारा गोंडा जिला हो, चाहे बहराइच हो, हर जगह सब जगह मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है, लेकिन बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभी लखनऊ के मुकाबले, कानपुर के मुकाबले, आगरा के मुकाबले छोटे जिलों में बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती, डुमरियागंज, ये अभाव है। ये देखने वाली बात है। तो उसके लिए मैं सरकार को सुझाव दे सकता हूं कि बड़े महानगरों से जिन जिलों में ज्यादा मरीज हैं वहां 2-2, 4-4 प्रशिक्षित डॉक्टरों की टीम भेजी जाए। अच्छा सुझाव, सहयोग ये की सुझाव बात अच्छा है, यस, वो शहर से 1000 गुना बेहतर तरीके से गांव के लोग संवेदनशीलता के साथ सहयोग कर सकते हैं जी। अच्छा सुझाव है बजन भाई, बिल्कुल ठीक बात है। आएंगे आपके पास। मैं सारी पॉलिटिकल पार्टियों को, ठीक बात, आपने आज बहुत पॉजिटिव बात कही और बहुत अच्छी बात कही। जब खतरा समाज पर है, पूरे आवाम पर है, तो कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना जाति का, ना पंथ का, ना धर्म का, ना गोत्र का, ना राजनीति का, ना आर्थिक स्थिति का, किसी ढंग का भेदभाव नहीं। हम रहेंगे तो लड़ाई कर पाएंगे ना, भविष्य में रहेंगे ही नहीं तो लड़ाई किससे करेंगे। इसलिए अगर लड़ना भी चाहते हैं तो पहले सब मिलकर एक दूसरे को बचाइए, उसके बाद कोई दूसरा काम। विजय सिंह ने अच्छी बात कही। एक टिप्पणी करके मैं अमित पुरी जी के पास चलूंगा। जो बात विजय सिंह कह रहे हैं, मैं उससे एक कदम और आगे जाके कहता हूं। 500 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट्स खोल दो हिंदुस्तान में, अच्छी बात है, मैं समर्थन करूंगा, आबादी भी बहुत है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सुदृढ़ व्यवस्था का कोई विकल्प नहीं, वो अपरिहार्य है। वहां पानी हो, वहां बिजली हो, वहां रेफ्रिजरेशन हो, वहां हमेशा चिकित्सकीय लोग मिले, ताला बंद नहीं मिले, साफ सफाई हो, हाइजीन हो, ये मैंडेटरी है। ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि 75 साल की आबादी के बाद हम हर गांव को एक ऐसा 2 कमरे का स्थान नहीं दे पाए जो फंक्शनल हो। कहीं स्वास्थ्य केंद्र है तो पानी नहीं, अब बताओ हाथ कहां धोए आदमी। अगर कहीं स्वास्थ्य केंद्र है तो फ्रिज नहीं, कहीं फ्रिज है तो जनरेटर नहीं, बिजली नहीं, एक झंझट हो। और कहीं एक ही आदमी तैनात है, वो छुट्टी पर गया तो ताला बंद कर गया, और जल्दी निकल गया तो ताला बंद कर गया। इन सब चीजों से बड़ा मन खिन्न होता है। 75 साल की आजादी हो गई और हम गांव में एक ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाए।
हम तो अभी 10, 12, 15 एम्स की बात कर रहे हैं, 100, 200, 500 मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा 500 एम्स खोल दीजिए, फिर भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चाहिए ही चाहिए। भारत जैसे देश में इसके बिना गुजारा नहीं। अमित पुरी जी, बिल्कुल। अब लड़ाई गांव में, उस लड़ाई का नायक है जी गांव का प्रधान। आपका फीडबैक क्या कहता भारतीय जनता पार्टी का, गांव में क्या स्थिति है? फिरोजाबाद जैसे इलाके में अगर 288 एक्टिव केस हो जाएं, बताइए, तो हमको चेत जाना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि स्थिति कहां तक चली गई। देखिए अमिताभ जी, जी अमिताभ जी, आज मैं मानता हूं कि किसी राजनीतिक दल का फीडबैक क्या है, मैं अभी आपके यहाँ आने से पहले जनपद बाराबंकी से ही होकर के यहाँ तक आ रहा हूं जी, लेकिन मैं किसी राजनीतिक दल के फीडबैक और गाल बजाने या पीठ थपथपाने या पीठ को धकियाने के खेल में शामिल नहीं हूं जी। मेरा मानना यह है कि आपने जो चिंताएं रेखांकित की वह बिल्कुल सत्य है। यह सही है कि अभी एक बड़ी आबादी कटाई के सीजन में गांव के अंदर जुटी, और अमेरिका तो नहीं लेकिन हां अमेरिका की आबादी से कुछ कम आबादी खेत में थी, और उस दौर में कोरोना का कोई बड़ा स्प्रेड नहीं हुआ। ये ईश्वर की कृपा है जी। मैं ईश्वर की कृपा कह रहा हूं, क्योंकि अभी मैं अगर इसे देश के पंत प्रधान की प्रयास कहूंगा तो कुछ राजनीतिक दलों को इस पे आपत्ति होगी। चलिए आप देव कृपा मान लीजिए, मानवता बचनी चाहिए, फिर मोदी से लड़ाई लड़ लेंगे, ठीक। अब है क्या कि 28 से 30 लाख की आबादी लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर भौगोलिक रूप से अलग अलग जगहों पर उनका रोटेशन हुआ है, और मोटा मोटा उत्तर प्रदेश के अंदर हम मान के चले कि 18 करोड़ की आबादी में, क्योंकि 23 करोड़ के सूबे में लगभग 18 करोड़ की आबादी का वो एरिया है जिसमें ये पॉपुलेशन स्क्रॉल की है, यानी इसके अंदर कहीं चर्निंग प्रोसेस हुआ है, लोग आए हैं गए हैं, ज्यादातर आए हैं गए कम है गांव से। और इसके अंदर मैं मानता हूं कि गांव के प्रधानों ने, गांव के नागरिकों ने भी, और कुछ मात्रा में जो गांव में एक पुराना कंसेप्ट था ग्रामीण रक्षा दल का, वो भले ही उस शब्दावली के आधार पे ना हो, लेकिन गांव ने अपने स्तर पे प्रयास करके ऐसे रक्षक दल भी बनाए, बाड़े भी लगाई, और लोगों को रोका भी, क्वारंटाइन भी किया, और सरकारी व्यवस्थाएं भी रही, स्वयंसेवी संस्थाओं की व्यवस्थाएं रही होंगी। लेकिन कुछ जगहों में अति उत्साह में अनुभवों को शेयर करने के नाम पर कि आप वहां से आए, कैसा रहा, क्या रहा, उसमें कई बार क्या हुआ है, वो क्वारंटाइन में, लेकिन परिवार के 2-4 लोग शाम को बोलने बतियाने जब पहुंच गए उनकी खाट के पास, तो कहीं ना कहीं कुछ स्प्रेड की स्थितियां आई हैं। अभी मैं उसके इस आयाम पे भी नहीं हूं कि ये खतरनाक नहीं, मैं कहता हूं एक भी केस बढ़ा है तो हमें चिंतित होना जरूरी है, बात है, चिंतित होना जरूरी है, क्योंकि 28-30 लाख का 1% है, 28 से 30,000, और अगर 10% माने तो 2,80,000 से 3 लाख उत्तर प्रदेश के अंदर, तो अभी उतनी सीमा पे नहीं हुआ, लेकिन तब भी जहां एक ड्रॉपलेट निकलने से किसी वायरस के बढ़ने और घटने का आयाम बनता हो, वहां कुछ लोगों से असुरक्षित संवाद करना भी कोरोना कालखंड में चीजों को विस्फोटक बना सकता है। और हम जान रहे हैं कि सारी व्यवस्थाओं के बावजूद, हम 75 साल को दोष दे, हम कहें पीएससी सीएससी को हमने इंटीग्रेट कर दिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, उसको मेडिकल कॉलेजेस से, लेकिन बाबा उसके बाद भी हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में कहीं ना कहीं वह पूरी स्थितियां नहीं है जो इतनी बड़ी वैश्विक महामारी के इतने बड़े आयाम को कर सके। इसे कहने में किसी राजनीतिक दल को, चाहे वो सत्तारूढ़ हो या विपक्ष, उसे संकोच नहीं करना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि थोड़ा सा जो हमारा तंत्र है, हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय से भी, प्रधानों से पहले चरण से ही निकट फीडबैक लिया जा रहा है, अलग अलग जिलों में अलग अधिकारी भी भेजे गए, लेकिन ये सारे प्रशासनिक तंत्र के बावजूद भी अगर जो जहां पर मौके पे है वो थोड़ा संवेदनशील होगा तो हम इस लड़ाई को थोड़ी आसानी से लड़ पाएंगे। जी पुरी साहब, ये तो महामारी है, बड़े रूप स्वरूप का संकट है, लेकिन सच्चाई ये है, मैं अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल उसके कह रहा हूं, लाइकिंग डिसलाइकिंग, मैंने एक पत्रकार के रूप में नारायण दत्त जी का शासन तो नहीं देखा, तब पत्रकार नहीं था,
इसलिए कांग्रेस पर बात नहीं कहूंगा। मैंने मुलायम सिंह जी का शासन देखा, कई चरण, मायावती जी का कई चरण देखा, अखिलेश जी का एक चरण देखा, कल्याण सिंह जी को देखा, राजनाथ बाबू को देखा, राम प्रकाश जी को अल्पकाल देखा, योगी जी का शासन देखा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन मुख्यमंत्री है, कौन सरकार है। सच्चाई ये है, अब मेरे उत्तर प्रदेश में ऐसे दृश्य मुझे हमेशा दिखते रहे कि बिस्तर पर कुत्ता सो रहा। ऐसे दृश्यों पर मैंने बहस की है, ऐसे ही मंचों पर कि सफाई कर्मचारी ने टीका लगा दिया, वो सिलाई कर दी, टाके लगा दिए। ऐसे दृश्य मैंने दिखाए हैं इसी उत्तर प्रदेश में अलग अलग समयों पर कि टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन हो गया। ऐसे दृश्य मैंने दिखाए हैं कि बल्ली पर वो टांग दी ग्लूकोज की बोतल, है ना जी। अरे हम अपने घर की कमी नहीं मानेंगे तो सुधारेंगे कैसे? अगर हम ये मान लें कि सब अच्छा है, हॉलैंड हो गया, ये पोलैंड हो गया, तो फिर बहस खत्म करो, फिर मिठाई खाओ सब लोग, चलो घर। अब पहले ये तो माने कि कमी है और हम सबको मिलकर इसको सुधारना है। जब ये संकट आता था जापानी बुखार वाला, तब भी मैं इस ओपिनियन का होता था कि एक बीआरडी से कुछ नहीं हो पाएगा। बीआरडी तो बच्चा तब आता है जब बिल्कुल मृत्यु के सन्निकट पहुंच चुका होता है, उसके गांव में इतनी व्यवस्था हो कि मृत्यु तक जाए नहीं स्थिति। वो व्यवस्था एम्स नहीं दे सकता, एम्स खोल भी दो तो मेडिकल कॉलेज नहीं दे सकता। इसीलिए मेरा जोर रहता है ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। हमारे साथ एक प्रधान जुड़े हैं, क्या ब्रेक लेना भाई जी? अब मोहम्मद आलम से एक सवाल ले लो फिर ब्रेक ले लें। हाँ, मोहम्मद आलम बाराबंकी से हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, और बाराबंकी में गांव है बड़ा गांव, उसके प्रधान है बड़ा गांव, हाँ मसौली बाराबंकी। मोहम्मद आलम, मुझे बताइए गांव में इस वक्त स्थिति क्या है, कोरोना से लड़ाई की स्थिति क्या है, आप लोग क्या तैयारी किए हुए हैं, कैसे निपट रहे हैं, परिस्थितियां काबू में है, क्या स्थिति है? सर सबसे पहले तो आपको प्रणाम करता हूं अमिताभ जी। धन्यवाद जी, बोलिए। जो आप इतनी जमीनी स्तर पे आपके लोग यहाँ आके पहुंच के, जी सर बताएं। मैं पूछ रहा हूं बाराबंकी में आपके गांव में कोरोना से लड़ाई कैसी चल रही है, क्वारंटीन सेंटर्स के हालात कैसे हैं, सारी सुविधाएं हैं कि नहीं है, कोई समस्या है तो बताइए। समस्या सर बहुत बड़ी समस्या ये है, गांव में अब शहर से जो है गांव तक कोरोना पहुंच गया है जी। तो समस्या इतनी बड़ी है कि जो लोग आते हैं बाहर से, मजदूर लोग, उनको शासन प्रशासन उनको तुरंत वहां से चेक करवाता है, चेक करवा के कहता है अपने होम घर चले जाओ, घर में रहो। तो यही बहुत बड़ा खतरे की समझ लो, बहुत बड़ी घड़ी खतरा इसी से बहुत बड़ा खतरा हो सकता है गाँव में। जो कि हर गाँव में सर 5-6 स्कूल बने होते हैं, पंचायत भवन होता है, कई सरकारी इमारतें बनी होती हैं, वहां अगर रखा जाए 15 से 20 दिन तो वो चीज नहीं कर रहे हैं। प्रशासन के लोग भी हैं या गवर्नमेंट कह रहे हैं हमको आदेश नहीं है, अगर आप रख रहे हो तो अपनी जिम्मेदारी पे रखो, कोई चीज हो जाएगी तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा। नहीं मोहम्मद आलम, लेकिन पहले तो हमने ये सुना था कि क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, कोई भी आदमी जो बाहर से जाएगा 15 दिन बाहर रहेगा, उसके बाद घर जाएगा। नहीं सर, कोई क्वारंटीन सेंटर नहीं वहाँ रखते हैं, वहाँ सिर्फ खाने पीने की दिक्कत आ रही है। तो कुल मिला के सर ये है कि जो सक्षम प्रधान है वो तो बेचारे खाना पीना दे देते हैं, लेकिन खाने पीने की भी सर नहीं जरूरत है। गांव में इतनी दहशत है इस महामारी कोरोना से, लोग अपने घर से कह रहे हैं हम दूर से खाना दे देंगे, जो समझदार लोग हैं, लेकिन हमको घर ना भेजो। लेकिन प्रशासन डायरेक्ट ये कह देता अपने घर में ही 15 दिन रुको ले जाके, तो वो तो घर में रुक गया, गरीब आदमी के घर कहाँ है, एक कमरा है वही में रहेंगे ना उसके बच्चों के साथ जी। भाई वो अगर घर में रह रहा आफ्ताब जी, लेकिन वो उसके घर वाले तो बाहर निकल के सौदा लेने आएंगे दुकान पे। अच्छा मोहम्मद आलम, मुझे बताइए आपके गांव में, बड़ा गांव में क्या ऐसा ही है, वहां कोई क्वारंटीन सेंटर नहीं बनाया गया, सारे लोगों को घर भेज दिया गया डायरेक्ट?
हमारे वहाँ सर स्कूल है, वो मैं जबरदस्ती अपनी मर्जी से रोकता हूँ, लेकिन अधिकारी कहते हैं तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी। प्रधान की ये हैसियत अमिताभ जी है, हमने कहा गांव को सैनिटाइजर करवाना है तो प्रशासन ये गवर्नमेंट कह रही है कि गांव में प्रधान बस 5,000 रुपए, इस महामारी में 5,000 रुपए से ज्यादा प्रधान नहीं खर्च कर सकता है। ये शासनादेश है, अगर इससे ज्यादा खर्च करोगे इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। 5,000 में क्या होता है आजकल? तो 5,000 में चना पूरा खाएगी क्या? पूरा गांव करवाया, 60 से 70,000 रुपया लग गया। बढ़िया 5,000 ये मतलब आदेश है, 5,000 से ज्यादा गवर्नमेंट प्रधान खर्च करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी उनके ऊपर। अमित पुरी जी, ये मसला तो बड़ा गंभीर है भाई, इसीलिए मैंने आज ये बहस रखी कि जमीन पर बात करो, नेताओं से नहीं। जमीन से बात आएगी निकल के। इसका मतलब बाराबंकी में जो डीएम कलेक्टर कप्तान है, उन्होंने कहा भाई डायरेक्ट ट्रांसफर करो, अपने अपने घर जाओ, वही होम क्वारंटीन करो। अब जो मजदूर था, जो मजदूरी कर रहा था सूरत में, उसका घर में है, हवेली तो बनी नहीं। आलम साहब ने कोई बात कही जी, अब मैं कहूं जी, देखिए, मोहम्मद आलम साहब ने कोई व्यक्तिगत दृष्टांत कहा होगा, मैं उसे इसलिए नहीं काट रहा कि मेरे पास काउंटर फैक्ट्स हो जी, तो मैं तुरंत उसे काटूं, लेकिन एज ए पॉलिसी आज भी मैं बाराबंकी के कप्तान के साथ था, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी के साथ, ऐसा कोई स्पेसिफिक निर्देश हो कि सीधे आदमी चला जाए घरों के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं। क्वारंटाइंस की व्यवस्था सब जगह एक समान की गई है। वो आप ही के चैनल के माध्यम से बता दे, कोई अगर स्पेसिफिक जानकारी है तो मैं उनकी बात को काट नहीं रहा हूं, उसको हम दिखवा लेते हैं। उसके अंदर कहीं हाँ, प्रधानों के खर्चे के बारे में एक संदर्भ है कि इतनी व्यय तक करेंगे, उसके बाद उसके व्यय पत्रक जाएंगे, फिर उसका निगरानी होने के बाद, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते क्या होगा पुरी साहब, 5,000 में चना मुरमुरा लइया चना खाएंगे क्या? 5,000 में क्या होगा? मान लो फुहारा भी पूरे गांव में डलवाना चाहे, फुचाड़ा, तो वो भी नहीं 5,000 में पड़ेगा। प्रधान का ट्रैक्टर बेचे अपना, नहीं, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था अलग। अमा भाई, तो ये किया गया कि कहीं कंटीजेंसी के रूप में कोई खर्चे ऐसे आ जाए तो इतनी सीमा तक करके खर्चे प्रधान अपने बिना अनुमति के कर सकता है। ये आप उसको इस तरीके से ना प्रेजेंट रखा जाए कि नहीं साहब कुल 5,000 तक का ही खर्चा करना। मोहम्मद आलम, कोई कंटीजेंसी आ जाए, उस कंटीजेंसी भर के लिए आजा जी, चलिए ठीक है, ठीक है। अभी प्रधान संघ के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष भी यहां मौजूद थे पूरे प्रदेश जी, हाँ ठीक है। देखो है क्या अमित पुरी जी, यहां 4 कोस पर पानी बदले 5 कोस पर पानी, वैसे ही स्थितियां परिस्थितियां यहां हर गांव में अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। जहां अमिताभ अग्निहोत्री प्रधान होंगे वहां दूसरी स्थिति होगी, जहां सुनील प्रधान होंगे वहां दूसरी होगी, जहां विजेंद्र प्रधान होंगे वहां तीसरी होगी, जहां अमित पुरी प्रधान होंगे वहां चौथी स्थिति होगी। हर आदमी का अपना एक औरा है, अपना एक काम करने का तरीका है। दबंग प्रधान है, वो तहसीलदार को भी दबा लेता है। वेल कनेक्टेड प्रधान है सांसद विधायकों से, तो वो कलेक्टर को भी दबा लेता है। और नहीं है किसी से कनेक्शन उसका तो उसको पटवारी डांट के भगा देता है, कहते भाग जाओ, नहीं जेल भेज देंगे, नहीं जेल भी भेज देते हैं। हाँ ये भी है, ये मैंने देखा है। ये समस्या है। हमारे साथ एक दूसरे प्रधान जुड़े, कलवे हसन, ये प्रधान प्रतिनिधि है औरंगाबाद लखीमपुर खीरी। कलवे हसन, लखीमपुर खीरी में भी बड़ा उत्पात है कोरोना का ग्रामीण इलाकों में, बाहर से लोग आए, उसके कारण भी परिस्थिति बदली। मुझे बताइए जमीनी हकीकत क्या है, क्वारंटीन सेंटर्स कैसे काम कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए क्वारंटीन जी, देखिए जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से जो श्रमिक आ रहे हैं, जो जिले के स्तर से आ रहे हैं, उनका तो सैंपलिंग हो रही है, उनकी जांचें हो रही हैं। लेकिन जो अपने निजी साधन से, निजी वाहनों से आ रहे हैं लोग, उससे आ रहे हैं, डीसीएम से आ रहे हैं, पिकअप से आ रहे हैं, तो उनकी प्रॉपर ना कोई सैंपलिंग हो पा रही है, ना कोई उनकी जांच हो पा रही है, जिसकी वजह से देहातों में एक भयावह समस्या उत्पन्न होने जा रही है। मेरे गांव में भी 2 केस निकल आए इसमें, वो भी अपने निजी वाहन से आए थे, और जिनको आज भेजा गया है, उनको इलाज के लिए जिले पे, उनको क्वारंटीन के लिए भेजा गया है, उनके परिवार वालों को भेजा गया है। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि ग्रामीण स्तर पे जो
जिसका जो बेसिक हेल्थ वर्कर हैं, इनको थोड़ा और जागरूक करना पड़ेगा, इनको सूचनाएं और ज्यादा मेहनत करके देना पड़ेगी, और जो प्रॉपर जो इनकी चेकअप हो जाए देहातों में, जो क्योंकि देहातों में गांवों की संख्या बहुत ज्यादा है और शहरों में तो सारी सुविधाएं है, लेकिन देहातों में कोई सुविधाएं नहीं। एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा, आपके जुड़ने से पहले हम लोग उस पर चर्चा भी कर रहे थे। मैंने उत्तर प्रदेश के 6 स्थानों में एक सा दृश्य देखा पिछले 2 दिनों में। कन्नौज में, बागपत में, हापुड़ में, एक शायद बस्ती में कहीं, ऐसे 3-4 दृश्य मैंने देखे। एक परिवार में 10-10 लोग पॉजिटिव निकले। क्यों? वो जो पॉजिटिव आया था हमारा कामगार भाई, उसके साथ वो संपर्क में आए तो घुल मिल गए तो एक ही परिवार में 10 लोग पॉजिटिव हो गए। इससे भी बचाव करना होगा गांव को अपना। कलवे हसन साहब, देखिए, इसमें परिवार के लोगों को इसमें विशेष मेरा तो यही अनुरोध है कि इसमें परिवार के लोग जो हैं, अगर उनको लगता है उनके परिवार में किसी को कोई संक्रमण है या कोई किसी किस्म के ऐसे लक्षण दिख रहे हैं पॉजिटिव से संबंधित, तो उनको परिवार वालों को ले जाकर उसकी जांच कराना चाहिए। इसके जी इलाज, इससे भी परिवार के लोगों को, पूरे परिवार को खतरा हो रहा है। तो मैं समझता हूं परिवार के लोगों को भी थोड़ा इसमें बढ़ के भाग लेना पड़ेगा। एक परिवार में मरीज है, वो पूरे परिवार को पूरा संक्रमित कर रहा है, तो इसमें परिवार के लोगों को कोई रिश्तेदारी ना निभाते हुए, कोई खूनी रिश्ता हो या हम तभी उसके दोस्त हैं, जब उसको ले जाकर उसका इलाज कराएं ताकि हम उसको सही करा सके, बजाय इसके कि हम पूरे परिवार को संक्रमित कर दें। बहुत अच्छी बात कही कलवी हसन आपने, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी बात कही। सुनील साजन, मुझे सबसे अच्छी बात कलवी हसन की ये लगी कि हम तभी उसके दोस्त हैं जब उसका इलाज कराएं, उसके साथ बैठकर गप मारे और खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो जाएं, तो ये दोस्ती नहीं। गांव में एक संकट ये भी मैं देख रहा हूं, कई उदाहरण 2 दिन में मेरे सामने आए हैं। देखिए अमिताभ जी, हमने प्रधान बाराबंकी को भी सुना और प्रधान लखीमपुर खीरी, इन दोनों लोगों को सुना, और अमित पुरी जी आपकी डिबेट में है, भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का पक्ष रखने आए हैं। देखिए, अगर हम लोग कोई सुझाव दें तो उसको अमित पुरी जी आप ये मत मानिएगा कि हम आपकी सरकार पर कोई सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम सुझाव भी इसलिए दे रहे हैं, या जो सवाल भी खड़ा कर रहे हैं वो इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि इस महामारी में कैसे बेहतर लड़ाई लड़ी जा सकती है। और ये सिर्फ बाराबंकी की बात नहीं है अमिताभ जी, किसी भी जिले में उत्तर प्रदेश में आप जानकारी कर लीजिए, अपने चैनल के जो पत्रकार साथी होंगे आपके, उनके माध्यम से किसी को क्वारंटीन अब नहीं किया जा रहा है। जो आ रहा उसकी जांच हो रही, और अधिकारी 10-15 मिनट में रजिस्टर में नाम लिखने के बाद उसको कह रहे हैं कि आप अपने घर रहो जाके, घर में अलग रहो जाके। संकट ये है कि जो गरीब दिल्ली, बंबई, कलकत्ता या अहमदाबाद कमाने गया था, उसके घर में 1 कमरे 2 कमरे हैं, सदस्य 4, 6, 7, 8 हैं, तो अकेले कैसे रह सकता है। तो जब तक इस बात को नहीं समझा जाएगा, अब प्रधान कह रहे हैं 5,000 से ज्यादा नहीं खर्च कर सकते, अधिकारियों का दबाव होगा। और जो मैं एक बात कहना चाहता हूं अमिताभ जी की, जितना भी संकट दिख रहा है, मुझे व्यक्तिगत ऐसा लगता है, और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार इस बात को कहा कि जब तक बड़े पैमाने पर जांच नहीं होगी, पूरे देश की आबादी 123 करोड़ है, 135 करोड़ है, और अब तक टेस्ट 40 लाख समथिंग हुए होंगे। 40 लाख में 2 लाख से अधिक पॉजिटिव आ गए। अभी जो बाहर से मजदूर आए 450, उनके जब टेस्टिंग हुई तो 119 पॉजिटिव आए। ठीक है, वो संकट है, जो आंकड़े हमको आपको दिख रहे हैं अमिताभ जी, मुझे लगता है स्थिति इससे ज्यादा भयावह है। ठीक है, सुनिए रोकेंगे, समय कम है दोस्त। विजय सिंह, आपने प्रधानों को सुना, एक टोकन के तौर पर मुझे लगा कि उत्तर प्रदेश के रिमोट एरिया से हम सीधे प्रधानों को स्क्रीन पर लाएं ताकि प्रदेश सुन पाए, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी कलर के, सीधी बात आए, सच्ची बात आए। क्या कहेंगे विजय जी? आपका साधुवाद, क्योंकि अगर ये बातें हम कहते तो भारतीय जनता पार्टी के मित्र को लगती कि हम राजनीति कर रहे हैं। आपका साधुवाद कि आपने जनता की बात ला करके रखी
और ये व्यक्तिगत परसेप्शन नहीं। आप देखिए, जैसे खलीलाबाद के डीएम साहब खाना चेक करके लोगों को खिला रहे थे, और आगरा के डीएम साहब अटैची पर बच्चे को बता रहे थे कि हम भी बचपन में ऐसे झूलते थे, अटैची पर हमारे पिताजी घसीटते थे। तो ये मानवीय संवेदना की बात है कि कोई अधिकारी बर्बरता के तरीके से अपने आप को भगवान बन के काम कर रहा है, और वहीं दूसरा डीएम मानवता के रूप में समझ रहा है कि हमारी जवाबदेही है। लेकिन हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसमें सबको शामिल कर ले, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को, सारे अधिकारियों को, और खुद भी लगे, और सब लोग मिल करके इस महामारी से लड़ें। और हम भरोसा है कि इसे जीत के दिखाएंगे, क्योंकि गांव में है तो गांव में ज्यादा संवेदनशीलता है। हम सबको, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को, सारी गवर्नमेंट को, सबको लग के इसे लड़ना होगा। और जो आपने कहा कि हमें पुनः फिर से पीएचसी सीएचसी को मजबूत करना होगा, क्योंकि वही हमारा आधार है, वही हमारे जीवन का सूत्र बन सकता है। जी ठीक बात। अमित पुरी साहब, एक बात तो जरूर मेरे सामने आई इसमें निकलकर, मैं बहुत सारे प्रधानों को जोड़ने का इच्छा रख रहा था, कम से कम 10-12 प्रधानों को, लेकिन वो समय बहुत सीमित होता है। एक 2-3 बातें मुझे समझ में आई। एक, इस बात को सत्ता के सर्वोच्च स्तर पर एग्जामिन किया जाना चाहिए बिना किसी देरी के, कि क्या कुछ जिलों में ऐसा हो रहा है कि भैया बहुत हो गया क्वारंटीन, जो आए उसके थर्मामीटर लगाओ और उसका नाम लिखो, बल्दियत लिखो, पता लिखो, टेलीफोन नंबर लिखो, कोई बेटा तुरंत रिक्शा पकड़ लो जाओ। क्योंकि ये अधिकारियों को भी हम जानते हैं, हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो, हम जानते हैं कौन कहां कैसे। वो कहता बवाल काटो यार, लाइन में खड़ा करो सबको सीधा, और फलाने नाम लिखो सबका, और सबके माथे पे थर्मामीटर लगाओ, हो गया। अगर ये है, वो शायद नासमझी में ऐसा करें या कम काम करना पड़े इसलिए ऐसा करें, लेकिन इसकी कीमत बड़ी होगी। प्रधानों ने इस ओर इशारा किया है, और आप जानते हैं ग्राम प्रधान सुनील साजन नहीं, विजय सिंह नहीं है, वो जानते हैं कि अभी ज्यादा बोल देंगे तो कलेक्टर साहब जांच में ढाल देंगे कि वो 3 रुपया का हिसाब नहीं आया, वित्तीय अनियमितता के आरोप में जेल भेज दिए गए। वो ये भी जानते हैं। अगर वो कह रहे हैं तो हमें उनका इशारा समझना नहीं चाहिए क्या पुरी साहब? मैं समझता हूं कि अगर एक भी व्यक्ति के द्वारा कोई चीज इंगित हो रही है तो इस कोरोना कालखंड की संवेदनशीलता में उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। मैं भी अपने स्तर से जहां कहीं संभव है सक्षम स्तर पे इस विषय को रखूंगा कि भाई कहीं अगर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से डिविएशन हुआ है, किन परिस्थितियों में हुआ है, नहीं होना चाहिए, और जहां हुआ है उसको तत्काल हमको टैकल करने की जरूरत है बिना किसी देरी के। जी, क्योंकि पुरी साहब एक पोलियो का एक ऐड चलता था, एक बच्चा छूटा तो समझो चक्र टूटा। जी, वही ऐड मुझे बार बार याद आता है। एक को भी छोड़ दिया, जाने दिया, बिल्कुल सही है। वो क्या करेगा बिल्कुल ईश्वर जाने। पूरा गांव संकट में आ सकता है, देखरेख करने वाले लोग संकट में आ सकते हैं, प्रशासन के लोग संकट में आ सकते हैं। मैं दिल्ली पुलिस की स्थिति देख रहा हूं, 500 जवान दिल्ली पुलिस के मेरे कोरोना पॉजिटिव है। बिल्कुल सही। 500, एक भी गलती भारी पड़ेगी ऐसा मुझे लगता है। इसलिए इस नाजुक मसले को तो तत्काल चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर एग्जामिन करना चाहिए, हर जिला अधिकारी को टेलीफोन पर लेकर कि आपके यहां ऐसा हो रहा है क्या, और अगर हुआ तो यह अपराध है, इसको बंद करिए। मैं ये जरूर अपेक्षा करूंगा मुख्य सचिव से उत्तर प्रदेश के। ठीक, बिल्कुल सही। चलिए सर, संपादकीय टिप्पणी प्लीज। देखिए सही बात, आज बड़ी अच्छी बहस हुई जी, किसी को हल्ला नहीं मचाना पड़ा, किसी को अपनी बात थोपनी नहीं पड़ी, और सबसे ज्यादा मुझे प्रसन्नता हुई दोनों विपक्षी दलों के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने पार्टी को किनारे करके बात रखी। और ये समय पार्टियों का है भी नहीं, बिल्कुल। चुनाव तो बहुत दूर है, होगा नहीं होगा कौन जाने क्या स्थिति बनेगी। सबसे पहले तो देश बचे, गांव बचे, उसके बाद पार्टियां हैं, फिर दफ्तर है। अभी तो नेता ही डर के मारे कहीं नहीं निकल रहे, बैठ रहे, तो फिर पार्टी क्या करेगी? बिल्कुल। लेकिन कुछ चीजें सामने आई हैं, और अगर
प्रधान जो सबसे छोटी इकाई है हमारे लोकतंत्र की, वो अपनी सीमाएं जानता है, वो पटवारी और लेखपाल के चक्रव्यूह को भी जानता है, वो एसडीएम साहब की चीजों को भी जानता है। एक मंत्री थे, एक्स मिनिस्टर, बड़े एक्स मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के, ताकतवर, 10 बड़े विभागों के मंत्री रहे, उनके भाई को जेल भेज दिया कलेक्टर ने। मैं जिले का नाम नहीं लूंगा। वो मेरे पास आए, बोले भाई साहब ये तो गलत भेज दिया, कागज पत्र दिखाए, मुझे भी प्रथम दृष्टया लगा कि हाँ ये गलत है। मैंने उनसे कहा जिलाधिकारी से, मेरे भाई इसकी जांच करा लो, ये जेल भेजना ही अभिष्ट है, यही गांठ बांध के आए हो तो जेल ही भेज दो। खैर फिर जांच हुई, वो छूट गए, लेकिन ताकत तो है प्रशासन में। बिल्कुल, प्रशासन चाह ले तो विधायक को प्रधान बना दे 5 मिनट में। क्या ऐसे दृश्य उत्तर प्रदेश ने देखे? नहीं देखे ना। जिनसे गठबंधन रहा सुनील साजन की पार्टी का लोकसभा चुनाव में, उनकी सरकार में क्या स्थिति हुई थी इसी लखनऊ में? क्या सांसद, क्या विधायक, दे लट्ठम लट्ठ। तो अगर प्रधान इस परिस्थिति में भी इतना बोल रहे हैं तो उनकी बात को ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। उनसे प्रामाणिक जानकारी देने वाला कोई नहीं जी। ना मैं दे सकता हूं, ना अमित पुरी भाई दे सकते हैं, ना कोई नहीं दे सकता। बड़े से बड़ा नेता उसकी बात पर भरोसा करे, वो हमारे इस सशक्त लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है, पहला पायदान। और अब लड़ाई नोएडा में नहीं लड़ी जानी आपको, जलवायु विहार में, वो फेज बीत गया। हजरतगंज में भी नहीं हो रही लड़ाई, गोमती नगर में भी नहीं हो रही लड़ाई, जा कोठियों में लोग रह रहे हैं मस्त। अब लड़ाई हो रही है गंज डुंडवारा में, अब लड़ाई हो रही है करबी में, अब लड़ाई हो रही है बड़े गांव में, अब लड़ाई हो रही है मोहम्मदाबाद में। और वहां अगर ऐसी चूकें होंगी तो लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई जी। इससे जरूर बचिए। मैं निवेदन करूंगा और गांव के लोगों से कहूंगा, अपना प्यार दुलार व्यवस्थाओं के जरिए अपनाइए, दिखाइए। अगर कोई आपका प्रियजन पॉजिटिव हो जाए तो उसके साथ शारीरिक संपर्क में मत आइए। मैं 4 स्थानों को कल देख चुका, 10-10 लोग परिवार के सारे एक साथ संक्रमित। क्यों? बोले सत्यनारायण की कथा कराई थी। मत कराइए कथा, मन में ध्यान कर लीजिए परमात्मा का। बिल्कुल। और दूसरा मैं कहूंगा, प्रधानों को कंटिजेंसी के आधार पर जो राशि उपयोग करने की वो है, सीमा है, मैं ये भी निवेदन करूंगा वो भी बढ़ाई जानी चाहिए कोरोना काल में। प्रधान भरोसे का व्यक्ति है, उस पर विश्वास किया जाना चाहिए। और ये राशि कम से कम 20-25 हजार रुपया होनी चाहिए। 20-25 हजार रुपए तक की व्यवस्था कर पाए। जनरेटर मंगाना है जनरेटर मंगा पाए, डीजल मंगाना है डीजल मंगा पाए, कुछ खाना मंगाना है, जो भी करना है कर पाए। उसके बाद में कागज जमा करें। भाग कहां जाएगा? भाग के जाएगा तो जेल डाल देंगे आप। लेकिन 5,000 रुपए की राशि बढ़नी चाहिए। प्रधानों के लिए ये राशि ठीक नहीं। और ठीक कहा था किसी प्रधान ने कि जो प्रधान संपन्न है निजी तौर पर, वो तो अच्छा कर सकता है फिर, लेकिन जो निजी तौर पर मजबूत नहीं है, लोकप्रिय है इसलिए जीता, उसके लिए मुश्किल है फिर। और फिर सरकार को रिक्विजिशन भेजे कलेक्टर साहब को, फिर फाइल चलेगी, फिर फाइल आएगी। नहीं, अगर अभी सैनिटाइजेशन होना है तो उसके पास उतना पैसा हो कि 10,000 रुपए दे और सैनिटाइजेशन करा ले। इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी से भी कि सरकार के समक्ष ये मुद्दा रखा जाए। और जो भी लोग सरकार में अगर मुझे सुन रहे हो तो उनसे भी मेरा आग्रह होगा, ये समय नुक्ताचीनी का नहीं, अफसरशाही का नहीं, फाइलों के मकड़ जाल का नहीं। नियम टूटते हैं, टूटने दीजिए। बदलने चीजें हो तो बदल दीजिए, शिथिल करना हो शिथिल कीजिए। अब प्रधान को मजबूत कीजिए, तब गांव मजबूत होगा। धन्यवाद। सुनील साजन जी बहुत बहुत शुक्रिया, अमित पुरी जी, वीएन जी, मुन्ना सिंह जी, तमाम ग्राम प्रधान, अमिताभ अग्निहोत्री जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज चर्चा उस बात पर, चिंता उस बात पर
क्योंकि शहर से कोरोना अब गांव चल पड़ा है और गांव में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं जानने की कोशिश, समझने की कोशिश की परेशानी का हल कैसे निकल सकता है। इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।